नमस्कार। लॉपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं रज़ाक के हैदर आपसे बात करेंगे शिक्षा का अधिकार, जो कि बहुत ही ज़रूरी और सबसे उपयोगी कानून है और वर्तमान में इसकी बहुत ही प्रासंगिकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने कल ही इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है और इसके आवेदन प्रक्रिया जो है बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। इसके बारे में इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये बहुत ही उपयोगी रहेगा सभी लोगों के लिए। मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि शिक्षा का अधिकार जो कि भारत के करोड़ों लोगों को, करोड़ों परिवारों को प्रभावित करेगा, क्योंकि शिक्षा आज के दौर में सबसे महंगी हो गई है। बहुत सारे हज़ारों, लाखों, करोड़ों परिवार जिनके लिए सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चे एक शहर की बहुत ही अच्छी स्कूलों में पढ़ें, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं होती कि वो बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो इस सपने को साकार किया था भारत सरकार ने। भारत की संसद ने 2009 में ये कानून बनाया था, जो कि शिक्षा का अधिकार, जो कि अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में कहा जाता है। और इसके कानून के तहत कोई भी बच्चा जिसको ज़रूरतमंद, जो इसके पात्रता नियमों में आता है, वो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकता है 14 वर्ष की उम्र तक। यानी उसको जो मूलभूत शिक्षा का अधिकार है वो उसको फ्री में मिलेगा, यदि उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर है। इसको लेकर हर साल अलग अलग सरकारें अपने अपने नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव करती है। राजस्थान सरकार ने भी इस बार बदलाव किए हैं। राजस्थान में ये कानून 2010 में लागू हुआ था और 2012 से लगातार शिक्षा का अधिकार के तहत हज़ारों, लाखों बच्चों को इसमें एडमिशन मिला है और आज बहुत सारे बच्चे अच्छी अच्छी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनकी फ़ीस स्कूलों को सरकार द्वारा दी जाती है। यानी गरीब परिवार जो ज़रूरतमंद हैं, उनके माता पिता यदि वो फ़ीस भरण करने की स्थिति में नहीं है तो उनकी फ़ीस सरकार देगी और बच्चा फ्री में पढ़ेगा। मूल रूप से यह है। और इसकी जो प्रवेश प्रक्रिया है वो उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और 9 जुलाई से लेकर इसके प्रवेश आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। इस बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उनको भी हम देखें। इस कानून का नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जिसके तहत सभी गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश दिया जाता है और 25% सीटों में किसी भी प्राइवेट स्कूल जो है वो इस शिक्षा के दायरे में है और इसमें 25% सीटें जो है वो निःशुल्क आरटीई के बच्चों को तहत दी जाती है। इस बारे में सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझाया गया है कि किस तरह से इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी और कौन इसमें पात्र होंगे। लगभग 36,000 विद्यालयों में ये शिक्षा का अधिकार लागू है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश हैं, जिसके तहत ये सारी प्रक्रिया जो है लागू होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एंट्री लेवल की कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, जहां से विद्यालय शुरू होता है। इस बार सरकार ने बदलाव किया है। कई बार सामान्यतः जो स्कूलें हैं उसमें नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी, इस तरह की जो क्लासेस हैं वहां पर भी शिक्षा का अधिकार था, लेकिन इस बार सरकार ने बदलाव किया है। वो एंट्री लेवल की कक्षा को पहली कक्षा माना है, यानी पहली कक्षा में ही शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को प्रवेश मिलेगा। उससे पहले की कक्षाओं में बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उम्र का भी उन्होंने कुछ परिवर्तन किया, जिसको हम आगे देखेंगे कि कक्षा 1 में आरटी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, PP3 और PP4, PP5, पहले इस कक्षाओं में प्रवेश लिया जा सकता था इस सेशन से पहले, लेकिन 2020-21 से आरटी में प्रवेश इन कक्षाओं में नहीं ले सकेंगे। ये बड़ा बदलाव इस बार हुआ है। इसमें आपको 25% सीटों पर प्रवेश देना अनिवार्य होगा। यानी मान लीजिए किसी स्कूल में एक पहली क्लास है, उसमें अगर 40 सीटें हैं तो उसका 25% यानी 10 सीटों पर आरटीई के तहत स्कूल को प्रवेश देना अनिवार्य होगा। इसके लिए पात्रता जो बताई गई है, सबसे बड़ी जो शर्त है कि कौन कौन इसमें पात्र हो सकते हैं, वो ये है कि बालक जो है गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र, कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। इसका मतलब सीधा सरल सा ये है कि जहाँ पर बच्चे रहता है उस बच्चे को नज़दीकी विद्यालय में वहाँ वो एडमिशन ले सकता है। यानी शहरों में यदि है तो आपका नगर निगम या नगर पालिका जो भी है, तो उस वार्ड के अंदर, जिस वार्ड में वो रहता है, उस वार्ड के अंदर जो निजी विद्यालय संचालित होते हैं वहाँ पर वह एडमिशन ले सकता है। और यदि ग्राम पंचायत में वो रहता है तो गांव की स्कूल में या फिर ग्राम पंचायत की स्कूल में वह प्रवेश ले सकता है। लेकिन यदि वो उस निकाय और उस ग्राम पंचायत के बाहर के विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है तो वह संभव नहीं होगा। उसको सरकार ने
इस तरह की छूट नहीं दी है। ये कहा है कि अगर बाहर निवास करने वाले बालक बालिका पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा ये जो परिसीमन है वो उन्होंने वार्ड परिसीमन को ही माना है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अलावा कि अगर आप उस वार्ड में रहते हैं, उसकी दूसरी पात्रता है कि दुर्बल वर्ग में होना चाहिए, यानी कमज़ोर लोगों के लिए यह है। यह जो शिक्षा अधिकार है वो अमीरों के लिए नहीं है, जो संपन्न वर्ग है उनके लिए नहीं है। तो इसको इन्होंने दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह कहा है। इसमें सबसे बड़ी बदलाव सरकार ने इस बार जो किया है वो ये है कि पिछले वर्ष तक इसकी जो आय सीमा थी, यानी जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी, केवल वो परिवार ही अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ा सकते थे। लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया और ये वार्षिक आय बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी। यानी जिन परिवारों की आय 2.5 लाख रुपये हैं या उससे कम है, उन परिवारों के बच्चे आरटीई के तहत पात्र होंगे। यानी सरकार ने ये जो न्यूनतम सीमा थी इसको बढ़ा दिया है, 1 लाख से 2.5 लाख रुपए कर दिए हैं। इसके अलावा ये तो केवल दुर्बल वर्ग, यानी आप किसी भी जाति किसी भी वर्ग के हो, यदि आपके परिवार की आय जो है वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आप पात्र होंगे। दूसरा इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं जो असुविधाग्रस्त, यानी 2 ऑप्शन थे, दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त। असुविधाग्रस्त में अनुसूचित जाति के वर्ग के जो बालक हैं, भले ही उनकी आय कितनी भी हो, अनुसूचित जनजाति के बालक हैं, अनाथ बालक हैं, या HIV और कैंसर से प्रभावित बालक हैं, या उनके माता पिता संरक्षक के बालक हैं, शुद्ध विधवा के कोई बालक हैं, और निशक्त बालक जिनके किसी भी तरह का कोई कमी है, वो सारे बच्चे, और पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, और ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम BPL की सूची में है, तो वो सभी भी दुर्बल वर्ग में आएंगे। यानी जिन परिवारों की 2.5 लाख है वो पात्र होंगे, और इसके अलावा इस कैटेगरी में जो आते हैं वो सभी परिवारों के बच्चे आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, इस बार जो बदलाव हुआ है वो इसमें हुआ है प्रवेश के लिए कक्षा अनुरूप आयु संबंधी। इसमें ये कहा गया है कि केवल पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और उसके लिए आयु जो है 5 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, लेकिन 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 5 साल से ऊपर और 7 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो ही केवल आरटीई के तहत एडमिशन ले सकते हैं, और वो उनको भी पहली क्लास में। इनकी जो आयु है वो उसकी गणना होगी 31 मार्च 2020, जो कि जा चुकी है। इस तारीख को यदि 5 साल से ऊपर है और 7 साल से कम है तो ही वो बच्चा आरटीई के तहत पात्र होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात कि जैसा कि मैंने बताया कि इसमें शर्त यही है कि उस कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। तो कैचमेंट एरिया के निवास करने का प्रमाण पत्र के रूप में आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र देना होगा, और वो कोई भी निवास प्रमाण पत्र जो है आपका मूल निवास हो सकता है, लेकिन मूल निवास जिले का भी होगा। कई बार उसमें एड्रेस में वार्ड नहीं लिखा हुआ होता, और चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पे वार्ड का बड़ा महत्व है, क्योंकि आप उसी वार्ड में एडमिशन ले सकते हैं जिस वार्ड के आप निवासी हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि निवास के संबंध में अभिभावक के जो वैधानिक दस्तावेज यानी राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल, ये सारे भी मान्य होंगे, लेकिन वो 6 महीने से पुराने नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात, कई बार ये जो मतदाता पहचान पत्र और लाइसेंस और ये सारी चीज़ें होती, इसमें वार्ड नहीं लिखा हुआ होता, तो इसमें उन्होंने कहा कि वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको उसी कैचमेंट एरिया में एडमिशन मिलेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो आपको सरपंच, वार्ड पंच, यदि गांव में है तो, शहर में हो तो पार्षद से अलग से आपको इस बात का दस्तावेज देना होगा, यानी उसे प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि ये जो व्यक्ति है ये मेरे यहाँ पे उस वार्ड संख्या फला में निवास करते हैं, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी उस वार्ड में हो। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा इसमें आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने कैंसर, HIV या इस तरह का कोई आधार पे आपने एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस तरह का कोई मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आयु का जो सबूत है, यानी महत्वपूर्ण बात यह थी कि न्यूनतम आयु 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष। तो इसके लिए जो आपको सबूत है वो जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा, जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत, नगर निगम जो ऑथेंटिक है वो मान्य होगा। अगर वो नहीं है तो अस्पताल और उनका जो रजिस्टर है वो भी मान्य होगा, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी मान्य होगा, या फिर आधार कार्ड। यानी ये दस्तावेज हों तभी आप आयु के सबूत इसमें माने जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इस कानून में सरकार ने भी ये कहा है कि जब भी कोई विसंगति होती है तो मूल कानून मान्य होगा। मैं यहाँ पे ये स्पष्ट कर दूं, अगर किसी बच्चे का आयु प्रमाण पत्र के रूप में किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है, मान लीजिए बच्चे का कुछ जन्म का कुछ पता ही नहीं है और आपको वो कहीं मिला है, तो भी वो एडमिशन ले सकता है आरटीई के तहत, क्योंकि मूल कानून ये कहता है किसी भी बच्चे को आयु का अगर जानकारी नहीं होती, कोई दस्तावेज नहीं होता है, तो उसके आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कई मामलों में
राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत दी और कई बच्चों को एडमिशन दिया है। तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है तो भी आपको उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये समझने वाली बात है। इनमें से सारे दस्तावेज आपको मान्य होंगे और ये सारे दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। ये भी इन्होंने कहा है कि एक बार एडमिशन होने के बाद में जन्म तिथि में संशोधन नहीं होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए उपयोगी बात है वो ये है कि इसका जो सारा सेटअप है वो सारा टाइम सब तय हो चुका है और सारा ऑनलाइन होता है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें जो अपने लिए महत्वपूर्ण बात है आप अभिभावकों के लिए कि आप ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा वो 9 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक, यानी ये जो आपके 15-16 दिन हैं करीब, उन 16 दिनों में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके बाद में 24 जुलाई के बाद में ये लॉटरी जो खुलेगी 30 जुलाई को, आपको कई सारे स्कूलों के ऑप्शन देने पड़ेंगे। उसमें ऑप्शंस आते हैं, मान लीजिए आपकी वार्ड में 10 स्कूल हैं, तो आप किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं वो आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने यदि टॉप की स्कूल को ऑप्शन में भरा है तो फिर लॉटरी निकलेगी, और लॉटरी के बाद में अगर आपका उस स्कूल में एडमिशन आता है तो आपको आगे की प्रक्रिया आपको इस स्कूल में रिपोर्ट करना पड़ेगा 7 अगस्त को। इन्हीं सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको अप्लाई करना है, फिर 30 जुलाई को जो लॉटरी आती है उसमें आपका लॉटरी में किस नंबर पे आता है वो महत्वपूर्ण बात है। ये सारी महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद में जो प्रवेश है वो 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक होगा। तो आपको जो रिपोर्ट करनी है वो 7 अगस्त से भी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, इसको भी आप ध्यान रखें। और ये सारा रिकॉर्ड, ये सारी जो चीज़ें हैं और लॉटरी और ये सारी बातें, ये सारे इसके विभाग के पोर्टल पे अवेलेबल होगा, इस बात को भी आप ध्यान रखें। आवेदन की प्रक्रिया भी इन्होंने गाइडलाइन में सारी बता रखी है कि आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है। ये इसकी वेबसाइट है www.rajpsp.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड वगैरह होगा, आप ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने जो बच्चों के नाम और उसके फादर्स नेम और बाकी जो डिटेल्स है वो बहुत ही सावधानी से भरें। अगर उसमें और आपके मूल डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की भिन्नता है तो आपको एडमिशन लेने में कुछ तरह की बाधाएं आ सकती है। पिछली साल इस तरह के कई मामले आए थे जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, किसी का ए आया किसी का नहीं आया, उस वजह से स्कूल ने एडमिशन रोक दिए, क्योंकि इन नियमों में यह है कि किसी भी तरह की अगर मिसमैच होता है, मिलदान नहीं होता है तो एडमिशन में बाधा आती है। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर सभी बच्चों को एडमिशन मिला है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह की इसमें गलती नहीं हो। अगर आधार कार्ड और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जन्म प्रमाण पत्र में कोई नाम में अगर अंतर है तो उन नामों को पहले सुधार करवा लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह की बाद में दिक्कत नहीं हो। ये सारी विद्यालय में रिपोर्टिंग को लेकर आपको इन सभी डिटेल्स दिशा निर्देश में मिलेंगे। और आपको जो महत्वपूर्ण अगर बात यह है कि अगर आप आय जो 2.5 लाख के आधार पर अगर एडमिशन चाहते हैं आरटी में, तो आपको इस बारे में प्रमाण पत्र भी लेना होगा कि 2.5 लाख रुपए की आय है। इसको लेकर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, आपको खुद का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और 2 राजपत्रित अधिकारियों से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, उनसे वेरीफाइड कराना पड़ेगा। आपके पास में निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप उस वार्ड में रहते हैं, और आपके पास आयु के संबंध में दस्तावेज होना चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात जो आमतौर पर हम ध्यान नहीं रख पाते, ये लिखा है आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लॉटरी दिनांक से पूर्व की तिथियों में जारी होना आवश्यक है। आपने यदि आज फॉर्म भर दिया है और आपने जन्म तारीख लिख दी है, लेकिन आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और लॉटरी निकलेगी जो मैंने बताया आपको 30 तारीख को, यानी 30 जुलाई को लॉटरी निकल गई, उसके बाद में आप जब विद्यालय में रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब आप किसी भी तरह का जन्म प्रमाण पत्र बना के लाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह है लॉटरी दिनांक यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 30 तारीख से पहले बनवा लें। अगर ऐसा नहीं किया तो वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा और आपको प्रवेश में दिक्कत आ सकती है। इस तरह के भी खूब मामले यहाँ पे आए हैं और इसमें बाद में कोर्ट के जरिए उनको राहत मिली और बाद में उनको एडमिशन भी मिला, लेकिन ये भी एक परेशानी आ सकती है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि इसको ध्यानपूर्वक उसका अवलोकन करें और अपने जो भी दस्तावेज हैं वो तत्काल बनवा लें और 30 तारीख से पहले बनवा लें। बेहतर होगा आप ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले बनवा लें ताकि उसके नाम में या उसके कोई जो आंकड़ा है उसमें कोई तरह की अंतर नहीं आए, वो सारी एंट्रीज आप साफ सही तरीके से भर देवें। ये सारी ऑनलाइन जानकारियाँ आपको सारे दस्तावेज जो उसके अकॉर्डिंग ही भरें ताकि सारे दस्तावेज आपके पास हों, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया करें। तो सबसे पहले आपको सारे दस्तावेज बनाने होंगे, यानी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आपके निवास से संबंधित प्रमाण पत्र और आपकी आय से संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए उसके बाद आप अप्लाई करें। और यहाँ पे ये जो रोस्टर की प्रक्रिया बताई गई है, मान लीजिए किसी में 4
सीटें हैं तो पहली जो सीट होगी वो आरटीई की होगी। मैंने आपको बताया था कि जो 40 अगर कोई सेक्शन है 40 बच्चों का, तो उसमें से 10 सीटें जो है वो आरटीई के तहत निःशुल्क दिया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया भी इसमें बताई गई है। ये सारा जो आरटी के तहत एडमिशन होता है, उन बच्चों की फ़ीस जो है वो सरकार वहन करती है। तो इसको लेकर आप ये न समझें कि वो स्कूल कोई आप पे एहसान कर रहा है। ये कानून है, भारत की संसद ने पास किया है, पूरे देश भर में लागू है। और स्कूलों में जब हम जाते हैं तो उनका बिहेव, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप वहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप से अपने मन में रखें कि ये कानून आपके बच्चों के हित के लिए है, उनको पैसा सरकार दे रही है। तो स्कूल का किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, कोई तरह का ऋण नहीं है, इसको आप उसी तरह से देखें। आप सारे दस्तावेज यदि आपके पास संपूर्ण होते हैं तो इसके बाद में आपसे किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकता। इस बात को भी ध्यान रखें। कई बार स्कूलों से इस तरह की शिकायत मिलती है कि वो अलग अलग दूसरे किसी मद में आपसे ये फ़ीस ली जाती है, तो वो भी गलत है। ये मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, इसी निर्देश में है कि आपको क्या क्या एंट्रीज़ भरनी है। तो बेहतर होगा आप इसका प्रिंट लेके भर लें साफ़ सुथरा, ताकि अगर आप कहीं से भी फॉर्म भरवाएं तो उसमें गलती नहीं हो। पहले आप सारा भर के देख लें, ये सारी इसमें नाम और ये सारी एंट्रीज़ होगी, इसमें किस के तहत आप ये ले रहे हो उसको भी आप सही तरह से टिक करें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी इसमें लिखा हुआ है। ये सारी आपको घोषणा करनी पड़ेगी। ये सारा भरने के बाद में आप ऑनलाइन भरेंगे, उसका प्रिंट रखें अपने पास। और लॉटरी जब आपकी खुलेगी और उसमें एक नंबर स्पेशली आपको अलॉट होगा, उस लॉटरी में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी स्कूल में रिपोर्टिंग करनी है। फिर आप संबंधित स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग कीजिए और आपका एडमिशन आरटीई के तहत हो जाएगा। 14 साल की उम्र तक आपको इसका आरटीई के तहत वो फ्री में पड़ेगा। इसमें आपको किसी भी तरह की फ़ीस नहीं ली जा सकती है। तो आरटीई के बारे में इस बार जो बड़े बदलाव हुए हैं वो आपको मैंने इस तरह से बताए कि सबसे बड़ी बात कि आपकी आय की सीमा बढ़ा दी गई। दूसरी, उम्र की सीमा को 5 से 7 वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया, पहले ऐसा नहीं था। और इसके अलावा आपको पहली कक्षा से ही एडमिशन मिलेगा। ये 3 बड़े बदलाव इस बार हुए हैं, और भी हम इस तरह के जब बदलाव होंगे तो आपको समय समय पर लगातार जानकारी देंगे। शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई को लेकर अगर किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी भी तरह की विसंगति हो, कोई कानून को लेकर आपको जानकारी लेनी हो, या पहले इस तरह के मामले में कभी आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात लिखें संक्षेप में, और अपने नंबर भी यहाँ पर लिखें, ताकि आपको इस बारे में हमसे जो भी समस्या का समाधान हो सकेगा हम सुझाव दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।